लगता है कि पायलट पता नहीं क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है। ऑटो पायलट मोड किया चलने ये लोग बहुत अय्याशी करते हैं। क्या बात सच नहीं है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा। ऐसा लगता होगा ना यार, इतने 200 लोग मेरे भरोसे चल रहे हैं करके। तो टर्न ले रहे तो आपको एकदम नीचे पानी दिख रहा है। हाँ। वैसे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी इसमें गिर जाए। वैसे स्विमिंग में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की किस्मत उसे अलग अलग मुकामों पे ले जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ नहीं, एक दिन सडनली वो बिस्तर पे जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि मैं मुड़ नहीं पा रही। 2 कदम नहीं वो चल पा रही है, मतलब वॉशरूम तक नहीं जा पा रही है, और ये रातों रात हो। तो वो एक ऐसा पीरियड था कि मैं मतलब बट सडनली आपको धीरे धीरे ऐसा लगा मुझे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब तुम एक बार बहुत रोया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या प्लान किया था और ये क्या चल रहा है। मेरी मदर 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई, चलने लगे वो लाइफ में। आज के बाद कभी वेट नहीं उठाता। अभी मेरी मदर वेट भी उठाती हैं, सब चलती हैं, सब। यूएस में फ्लाइंग का कल्चर बहुत अलग है इंडिया से। अपने घर के सामने लैंड करके आप उतरिए, पार्क कीजिए अपने घर में जाके आप। आसान भाषा में गए तो भी जैसे बस वाला ड्राइवर है, जाजो के ड्राइवर है। एक जो पायलट थे उन्होंने अपने बच्चे को अपनी सीट पे बिठा दिया। इस चीज को लेके मैं थोड़ा सा मेरे विचार दूसरे हैं। नो मोमेंट था जहाँ पे लाइफ में ऐसा लगा कि शायद अगर यहाँ पे हम लोग गो अराउंड कर जाते और वापस आके वेट कर लेते, या एक बार अगर आपने एक क्राफ्ट टच कर लिया आप और कुछ नहीं करेंगे। अपने आपको एक तरह से निकम्मा मान लीजिए, तो से वो जमीन से नहीं टकराएगा तो वो मरेगा ऐसे। पीछे नहीं करोगे तो बॉडी पलट हो जाएगी। चीजें मूव कर रही है वहां पे और बहुत फास्ट मूव कर रही है। मेरे को कुछ और याद आ गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द एक्सपीरियंस मैटर्स के नए एपिसोड में। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो एक कमर्शियल पायलट हैं। आज उनकी जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने एक निम्न स्तर की जीवन से शुरू करके पायलट बनने का सपना देखा और कैसे उसको साकार किया, और पायलट की जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है, कैसे चैलेंजेस वो फेस करते हैं, और जो लोग अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत करते हैं चमन डडवाल सर का। चमन सर, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स में। थैंक यू रवि जी। चमन सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप पायलट कैसे बने। एक मध्यवर्गीय परिवार से जब आप आते हैं और एक पायलट बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? कैसे सपने, क्या मूवी से मोटिवेट हुए, कैसे मोटिवेट हुआ आप इस चीज़ के लिए? थैंक यू रवि जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ये जो यूट्यूब चैनल चलाया है। जो लोग एक्चुअली कुछ शुरुआत करते हैं उनको पता होगा कि इसके पीछे कितना एफर्ट होता है, कितनी मुश्किलें आती हैं, और इसको कंटिन्यू करने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखिए। मेरे बारे में तो मेरा जन्म हिमाचल में हमीरपुर ज़िला है, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे हुआ। 1987 मेरा बर्थ ईयर है। तो स्कूलिंग मेरी वहीं पे हुई। पापा मेरे कंस्ट्रक्शन का काम है उनका, वो मनाली में रहते हैं। 3 भाई हैं हम। अभी तो स्कूलिंग वहाँ पे अपने ही गांव के पास का एक स्कूल है, और उस समय कोई ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं थे। सब जो सबसे नज़दीक का सरकारी स्कूल है वहीं पे ही जाते थे। तो आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, मतलब ऐसा कुछ जो एवरेज एक फैमिली होती है वैसे ही थे हम। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे ही आर्थिक स्थिति और बेहतर होती गई। पापा का भी अच्छा बिजनेस चलने लगा। इनिशियल 5th तक जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा स्कूल था, वहाँ पे हुई। फिर 5th से 10th तक थोड़ा और जाके एक स्कूल है, वहाँ पे करा। और फिर 12th फिर एक बहुत अच्छा स्कूल है हमीरपुर का, तो वहाँ पे चला गया। 2 साल कॉलेज में लगाए। तो 2nd ईयर कॉलेज का था उस टाइम पे, ये पता चला, और फिर फ्लाइंग के लिए गया मैं। और फिर भगवान की
जो कृपा है उससे सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन आपको याद है, आपने बताया था कि हम जब बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, आपने बताया था कि कुछ चीज़ें ना जब आपके किस्मत में लिखी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ हो जाती हैं, तो वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या इत्तेफाक आपके साथ हुए कि आप ऐसे एकदम पहुंच गए आप में? तो रवि, ऐसा है कि हर किसी के अपने अपने विश्वास हैं और हर किसी की अपनी अपनी सीख है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा काम कि मैंने बहुत मेहनत करी और मैं ही अकेला था जो कर पाया। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की किस्मत उसे अलग अलग मुकामों पे ले जाती है। जब किस्मत आपकी चलती है तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, आप मतलब आपका ध्यान, आपकी मेहनत सब कुछ उसी दिशा में रहेगा। जब आपकी किस्मत ख़राब होती है तो आपका ध्यान बिल्कुल उल्टी जगहों पे जाएगा, उल्टे कामों में चलेगा, जहाँ पे आपकी मंजिल है उस तरफ आपका जाएगा ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि किस्मत ही आपको देती है और वही किस्मत है जो आपसे वो सब के कुछ छीन के वापस ले लेती है। तो ये देखिए इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, मतलब कोई एक इंसिडेंट जो शेयर करना चाहेंगे? तो देखिए अब इंसिडेंट तो ऐसा है कि अगर मैं पूरी लाइफ ही अगर बैक ट्रैक करूं तो वो जो कहते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात होती है कि आप छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ में ये हुआ तो उसका फ़ायदा मुझे यहाँ पे मिला। जैसे मैंने बताया कि मेरी स्कूलिंग 5th तक जो हुई है वो एक बिल्कुल ही पास का स्कूल था, वहाँ पे हुई। फिर हमने स्कूल चेंज किया, वो मतलब वो प्राइमरी स्कूल था। तो और मज़े की बात ये कि आप देखिए कि उस टाइम पे हम सब पैदल जाते थे और पहाड़ों का आपको पता ही है कि कैसे होता है। बट आपको अलग सा फील नहीं होता क्योंकि स्कूल, गांव का हर बच्चा स्कूल वैसे ही जा रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत अलग से कुछ मेहनत कर रहे हैं या आप बाकी सब बस में जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। वहाँ पे बसें ही नहीं होती थी उस टाइम पे। राइट। तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल सा जो बाकी कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यही जीवन है, इसके अलावा शायद आपको पता नहीं होता है। तो 5th के बाद हमने स्कूल चेंज किया तो वो अबाउट 3.5 किलोमीटर के आसपास घर से दूर पड़ता था हमारे। तो मैं स्कूल में गया और वहाँ पे अब उस टाइम पे जब सरकारी स्कूलों में 4th में ABC शुरू करते थे तो हमें इंग्लिश तो उतना कुछ पता नहीं होता था और हम लोकल लैंग्वेज में हमें सब कुछ पढ़ाया जाता था। वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल होते थे। तो 8th में जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारे टीचर थे जो हमारे इंग्लिश पढ़ाते थे, वो हमारे हेड मास्टर होते थे। तो 8th में मिडिल जैसे में सेशन के वो हेड मास्टर जो थे वो चेंज हो गए और एक नए हेड मास्टर आए। तो वो हमें पढ़ाते थे और सडनली आई डोंट नो क्या हुआ, और पढ़ने में ठीक थे, मतलब अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में। तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे। तो वो आए और उससे पहले ना कि क्या था कि इंग्लिश आपको सिर्फ वो ट्रांसलेशन होता है, हिंदी टू इंग्लिश करो, इंग्लिश टू हिंदी करो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपको टेंसेस नहीं पता कि आप कैसे बना रहे हो। तो वो आए और उन्होंने ना वो हमें समझाना शुरू किया कि अच्छा टेंसेस ऐसे होते हैं। तो अपना ग्रामर बहुत अच्छा हो गया। तो ग्रामर वो हुआ, उससे ना आपको सडनली ऐसा लगा यार इंग्लिश तो बहुत ही आसान है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब बेशक आप एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली नहीं जाती थी, बट आपको ना उस पर कॉन्फिडेंस बहुत आ गया कि ये मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मैं फ्लाइंग के लिए आया तो आप घर से जब बाहर निकलते हो, आप एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो बहुत झिझक होती थी। बट कभी ऐसा नहीं लगा यार कि हम कहाँ पहुँच गए, कि हम ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। उस चीज़ का फ़ायदा ऐसा हुआ कि इनिशियली समझ बहुत अच्छे से आ जाता था और आप ये समझ रहे थे कि यार ग्रामेटिकली आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो बहुत जल्दी पिकअप कर लिया और फिर मैं US गया फ्लाइंग के लिए, और ऐसा लगा कि यार कैसे करेंगे। तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। US जाने के पीछे भी एक किस्सा है। हाँ, वो भी है, उस पे भी हम धीरे धीरे करते आई थिंक आते रहेंगे। आप शेयर करेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर भी करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि आपकी किस्मत आपसे करवाती है ये सब।
हालांकि जब इसी का है कि किस्मत की बात है कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल था जो 1 किलोमीटर दूर पे था, वो उस टाइम पे वो मिडिल तक हो गया था, आप 8 तक कर सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि मैं और मेरा एक दोस्त है, नहीं हम जहाँ पे हैं वहीं पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉब्लम वो एक आपकी किस्मत है कि आपने उसने किस्मत ने आपको उसी स्कूल में रखा, वहाँ पे वो टीचर आए जो आपको पसंद करते थे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि नहीं ये तो बहुत आसान है, आप ये कर सकते हो। और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, हमेशा ही बहुत अच्छे आते थे। तो शायद यही है कि कि आपकी किस्मत आपसे करवाती है जब वो तो सर वो किस्सा सुनाओ आप, यूएस जनरल, तो वो एक तरीके से कि वो किस्मत ही है जो एकदम से आपके बीच में आ गई। बिल्कुल, ये तो बहुत वो है। अब देखिए जैसे कि आपको जब आप ऐसा कुछ करने जाते हैं, आप अगेन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा किया है कुछ, बट जब ऐसा कुछ आपके साथ होना होता है तो उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। आपको घर से सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक इंटरनली एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसकी बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो आप शायद आप आ गए हो, आप अभी पके हुए नहीं हो, तो आप बहुत जल्दी उस जगह से भाग जाएंगे, आप टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। आपने वो नहीं देखी होती हैं चीज़ें, आपको पता नहीं है कि शहर में कैसा माहौल होता है। आपको लगता है कि आप में गाँव में आप बादशाह हो, लेकिन जब आप खुले समुद्र में निकलते पता चलता चीज़ बहुत बिल्कुल आप उस टाइम चीज़ होती है। तो इसमें यूएस जाने के पीछे उससे पहले भी ये था कि जब मैंने 12th करी तो 12th के बाद ये था कि मेरे पास वो PCM था, नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट थे। तो जब पास हुआ तो मार्क्स वो एक 70% एक उस टाइम पे आर्मी का एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होता था, तो उसमें मिनिमम कट ऑफ 70% चाहिए होता था। उसमें डायरेक्ट एसेस भी था। और उस टाइम जैसे हर गांव का बच्चा होता है, उसी का सपना होता है कि फौज करेक्ट, सही बात है। हाँ, हमारे यहाँ पे आई थिंक आपके यहाँ पे भी हरियाणा सब जगह यही है, गांव वाले बच्चों के ये कि फौज में जाना है। बिल्कुल, तो पंजाब नॉर्थ में स्पेशली ये बहुत क्रेज है। हाँ। तो उस टाइम पे जब तक हम आई थिंक 10th 11th तक पता पहुंचे नहीं थे, उस टाइम ये नहीं पता होता कि ऑफिसर क्या होता है या जवान क्या होता है, उसमें कोई आपको अंतर नहीं पता होता था। लेकिन ये पता था कि फौज में जाना है बस। तो थोड़ा जैसे आप बड़ा होते तो आपको समझ आता है नहीं ऑफिसर जो है वो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, आप उसमें और अच्छा कर सकते हो। तो एक देश सेवा की भावना होती है उस समय, तो हम में भी वही था कि हम ये करेंगे। तो जैसे ही मेरे 12th के रिजल्ट्स आए, मार्क्स अच्छे आए, तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने पापा को बोला कि ऐसे करना है। उन्होंने पता किया है कि एक आप जाओ चंडीगढ़ जाओ, अगर आपको यही करना है तो SSB की कोचिंग ले लो। तो मैं चंडीगढ़ चला गया, वहाँ पे एक कर्नल पीयूष बहुगुणा थे, तो उनके पास पहुँच गया। वो भी एक शायद करियर डिफाइनिंग मोमेंट था। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2 हफ्ते वहाँ पे रहा था, लेकिन वो 2 हफ्तों ने एक ऐसा आत्मविश्वास भर दिया कि ऐसा लगता था कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप किसी भी माहौल में आप ढल सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये बोला जाए कि बस स्टैंड पे आपको अगर रात को रहना है तो आप डरोगे या कुछ शिकायत करोगे। उन्होंने बस एक चीज़ समझाई कि आप का जो भी पर्यावरण है, आसपास का जो भी समाज है, आप उसमें ढल जाओ, आप वैसे ही बन जाओ और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन्होंने सिखाई कि आप ऐसे करो, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मैं 12th में गया, फिर अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो पाया कि कभी वो SSB का कॉल ही नहीं आया कि मैं कभी ट्राई करूं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इसमें एक और देखिए, जो मैंने कहा कि जैसे इंसान आपकी किस्मत आपको पकाती है,
तो अब जैसे ये हुआ तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ 12th के बाद। तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो बस अब थोड़े दिनों में वो अभी कॉल लेटर आ जाएगा, मैं फौजी लगा, मेरे को सितारे लगे। बिल्कुल सब सैल्यूट मार रहे होंगे यहाँ पे। तो बस बिल्कुल ऐसा लगा कि बस यही वो जो वेट कर रहा है। और तो मैंने कहा क्यों पापा के पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है मैं एक हमीरपुर का एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उस टाइम एक ही होता था शायद से, एक या दो होते थे शायद। तो वो डिग्री कॉलेज में मैंने कहा कि बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। तो कि थोड़े दिनों की तो बात है, अब एसएसबी का आएगा और हम चले जाएंगे। तो मैं कॉलेज चला गया। अब कॉलेज चले जाओ तो आप एडमिशन ले ली हमने। आप ये सोचिए कि उस समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो मैं सिर्फ टाइम पास करने आया। हाँ, मेरे को तो कॉल लेटर आने वाला, मैं लगा कि मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग जाके वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और शुरू के 2-3 महीने तो हमें ये भी नहीं पता था कि क्लास कहाँ पे अटेंड करनी है। और सडनली क्या हुआ कि आई थिंक अक्टूबर नवंबर आ गया, और ये मुझे पता था कि अक्टूबर नवंबर तक आपका वो आ जाना चाहिए कॉल लेटर। अगर नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम है। तो अब वो नहीं आया। अब जब वो नहीं आया तो सडनली फिर टेंशन होने लगी। उस समय एक बहुत बड़ा जो एक लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मेरी मदर को स्पाइन की प्रॉब्लम हुई। तो सडनली वो एक दिन मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ नहीं, एक दिन सडनली वो बिस्तर पे जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि मैं मुड़ नहीं पा रही हूँ। तो मुड़ नहीं पा रही हैं। तो सडनली क्या हुआ कि ऐसे देखने गए कि क्या हुआ। तो हमें अगर उनको एक साइड से दूसरी साइड भी पलटना है तो आपको बिल्कुल मतलब उनको सपोर्ट देके ही वो करना पड़ रहा है। आप 2 कदम नहीं वो चल पा रही है, मतलब वॉशरूम तक नहीं जा पा रही है। और ये रातों रात हो गया। तो और हम गांव में रहते थे, तो गांव में वहाँ पे गाय भैंस है, आपका आपकी खेती बाड़ी है, सब कुछ। और हम 3 भाई हैं। तो मेरा बड़ा भाई तो उस टाइम सोलन चला गया था पढ़ाई के लिए, और छोटा भाई जो था वो 10th में था, और ये फर्स्ट ईयर का वो था। और सडनली क्या हुआ कि और मेरे पापा दादा दादी मेरे थैंकफुली अभी भी दादा मेरे 105+ हैं आज की डेट में, तो वो भी हैं और दादी हैं। और सडनली क्या हुआ कि सब कुछ ऐसे लगा कि सब कुछ काम आपके ऊपर आ गया कि आप घर वालों को खेती बाड़ी में सपोर्ट करो। आपकी भैंस है, हमारे पास 2 भैंस होते थे उस टाइम पे, उसमें भी उनकी हेल्प करो। दादी की खाना बनाने में हेल्प करो, छोटे भाई को पढ़ाने में, अपना कॉलेज का भी आप देखो। तो वो एक ऐसा पीरियड था कि मैं मतलब सुबह 3 बजे उठता था, 3 से 5 अपनी पढ़ाई करता था, 5 से 7 छोटे भाई को पढ़ाता था। और फिर मैं दादा के साथ, अब थोड़ा सर्दियों का टाइम आता तो हम वहाँ पे सुबह जाके चारा लेके आते हैं जानवरों के लिए। तो दादा के साथ आता था, वो चारा वारा लेके आके फिर दादी के साथ किचन में हेल्प करा के खाना बना के फिर मैं कॉलेज आता था। पढ़ाई नहीं करते थे कॉलेज में, बट कॉलेज जाते थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो वो आई थिंक एक ऐसा पीरियड आया कि शुरू में तो पहले पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, बट सडनली आपको धीरे धीरे ऐसा लगा मुझे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि लाइफ में कुछ क्या होगा पता नहीं चल रहा। हाँ, और आपने एक सपना देखा है कि आप तो ये करने वाले थे, बट आपको अब वो तो खत्म हो गया। अब आपने आगे प्लान ही नहीं है कुछ नहीं आपका, क्योंकि आपने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा। सडनली आप ग्रेजुएशन में आ गए, और ऊपर से मदर की कंडीशन ऐसी हो गई। वो एक आई थिंक 3-4 महीने ऐसे थे कि लाइफ ने बहुत टेस्ट किया। मतलब एक बार मैं बैठ के बहुत रोया रात को। आई थिंक मैं लगभग 11 बजे सोता था और सुबह 3 बजे फिर उठता। पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी थी उस टाइम पे थोड़ी बहुत, भाई को पढ़ाता था क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। अच्छा, कमज़ोर था। तो 10th की उसकी पढ़ाई करवानी पड़ती थी। तो मैं एक बार बहुत रोया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या प्लान किया था और ये क्या चल रहा है। फिर रोते रोते मतलब कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, बट लास्ट में सोचा कि शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। बट अब जब अगर मैं वो वापिस आके देखता हूँ ना, तो वो शायद वो एक ऐसा पीरियड था कि उस पीरियड ने आपको पकाया, कि आपको वो तैयार किया कि आप लाइफ में बाद में बहुत सारी डिफिकल्टीज ओवरकम करने के लिए फेस करोगे, तो आप तैयार हो अभी। और आप मानोगे नहीं कि फिर
जनवरी जैसे मैं पढ़ाई शुरू करी, वो पता चला अच्छा कि बुक्स क्या क्या है हमारी। आई थिंक कॉलेज में आपने हाँ सब का ही होता है, लास्ट में होता है, पेपर से 1-1.5 महीना पहले लोग तैयारी करते हैं। वो सब ऐसे ही तैयारी करते, तो हमने भी तैयारी वारी करी और क्लियर हो गया। और आप मानोगे नहीं कि जैसे ही मेरा क्लियर हो, बीच में मदर की ट्रीटमेंट भी चल रही थी, मेरे पापा आए, वो पीजीआई वगैरह लेके गए, चंडीगढ़ पीजीआई। तो उन्होंने बोला कि 50-50 चांस है, अगर हम स्पाइन का ऑपरेशन कर सकते हैं इसका, लेकिन ये है कि हो सकता है कि ये कभी चल ना पाए। 50-50 चांस है, ठीक हो गए होगे तो अदरवाइज पैरालिसिस भी हो सकता है। राइट। बट आप ये मानेंगे कि ऐसा चमत्कार था कि वो मार्च अप्रैल आते ही एक हमारे लोकल हम हरिद्वार भी गए, वो बाबा रामदेव सब आदमी मुसीबत में सारे कुछ देखता हर जगह जाता है वो। अब जो जिसने बताया कि यहाँ पे चले जाइए, आप यहाँ पे दवाई लीजिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं पे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक एंड में किसी ने बताया कि एक वो आदमी है, आप उनको बुलाइए, वो दवाई बनाते हैं। अब हर जगह तो ट्राई कर ही लिया आपने, वो 1 महीने की दवाई आके बनाएगा और आप खा लीजिए। वो सामान वान लेके आए सब कुछ, और घर पे आके उन्होंने दवाई बनाई, 100 रुपये या कुछ ऐसे लिए हमसे बनाने के। और आप मानोगे नहीं कि एक बिल्कुल मिरेकल था ये। मेरी मदर 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई, चलने लगे वो। और डॉक्टर्स ने कहा था कि कभी ये वेट नहीं उठा सकते लाइफ में, आज के बाद कभी वेट नहीं उठाते। अभी मेरी मदर वेट भी उठाती हैं, सब चलती हैं, सब तो वो आई थिंक एक दौर होता है जब कि आपको वो फ्यूचर उसके लिए तैयार किया जाता है। तो आई थिंक यही करेक्ट है। आपने बताया था कि भाई आप जब जाने लगे पायलट के, तो आप बोला जिसने जहाँ बोल दिया हम चले गए। बिल्कुल ठीक है, कोई सवाल नहीं, क्योंकि मन में कोई वो था ही नहीं कि भाई भेदभाव या कोई पाप नहीं था कि यार ये मेरे साथ गलत क्यों, या मेरे को गलत डायरेक्शन क्यों देगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्लब हाउस या फ्लाइंग क्लब गए, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या लगा उस टाइम पे, आपके मन में क्या था चीजें कि यहाँ अभी पहुंच गया, अभी हो गया सारा चीजें। हाँ, तो उसके पीछे की कहानी मतलब ये है कि थोड़ा सा आई थिंक हमने उस दिन शेयर करी, बट थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ कि जब ये पता चला कि ऐसे कुछ होता है तो फ्लाइंग के बारे में, तो मेरा 2nd ईयर के प्रैक्टिकल्स जब होने वाले थे, मैं Feb 2 2006 को फ्लाइंग क्लब अहमदाबाद में पहुंचा था। तो नवंबर जैसे में हमने तैयारी शुरू करी कि पता करना शुरू किया। तो उस टाइम जब पता करा तो ऐसे लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़े से एग्जाम पास करने हैं, थोड़ी सी फ्लाइंग करनी है और बस एक बढ़िया सी सैलरी, मोटी सैलरी है, बैग भर के पैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो, और आप सोचिए कि मतलब सब बोलेंगे अरे यार पायलट है, ये सब है कि नाम होगा उसे, तो वैसे शुरू कर लिया। अब हुआ ये कि मैं फ्लाइंग क्लब जब गया, मैं सबसे पहले गया था अहमदाबाद में जब मैं सबसे पहले पहुंचा तो 2 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो 2 Feb 2006 वहाँ पे ना उस टाइम पे ATC वालों ने स्ट्राइक कर रखा था। तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं आपको, बाहर ही बैठ के फॉर्म हमने भरा, फ्लाइंग क्लब के अंदर हमें परमिशन नहीं मिली अंदर जाने का। तो ये सब हुआ फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगा यार कि कुछ भी नहीं है, ये तो कर लेंगे फटाफट, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद हमें क्लासरूम ले जाया गया। हम तो एक क्राफ्ट देखते तो वो मुझे लगा अच्छा ये तो छोटे छोटे क्राफ्ट, अच्छा इनमें ट्रेनिंग होगी। क्योंकि आपने बड़े बड़े जो एयरलाइन वाले वही देखे होते हैं, आप उससे पहले कभी जहाज में भी नहीं बैठे थे कि कोई एक्सपीरियंस हो, आपको कोई एक्सपीरियंस हो। तो मैं गया वहाँ पे और मैंने देखा, बट उस टाइम में फ्लाइंग नहीं शुरू हुई। ये 2006 फेब में फ्लाइंग नहीं शुरू हुई। आपकी सिर्फ पहले क्या होता है, आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लासेस करवाई जाती है, आपको एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जाता है, थोड़े से रूल समझाए जाते हैं कि अगर आप बैठ जाते हो तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप शुरू में तो आप इंस्ट्रक्टर के साथ ही फ्लाई करते हो। बेसिकली जैसे आपको डीएल बनवाना पड़ता है तो सबसे पहले आपको पहले रूल समझने पड़ते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट क्या एब्सोल्युटली बिल्कुल। आप ये सब मान लीजिए, क्योंकि डीएल के टाइम पे जब आपका वो एक एग्जाम लेते हैं, अभी आपको वो दिखाते हैं कि अच्छा ये साइंस है, ये बिल्कुल प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसे ही, थोड़ा सा लंबा है बट वैसे ही है। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि आप ऐसा करो, यहाँ पे टाइम मत वेस्ट करो,
आप क्या करो कि यहाँ पे बहुत आपका टाइम लग जाएगा। इंडिया में एक तो क्या होता है कि आपको आपके जो 5 एग्ज़ाम हैं वो आपको पास करने हैं, तो जिसके एग्ज़ाम पास हो गए हैं उसको फ्लाइंग के लिए प्रायोरिटी मिलती है। तो आपको लाइसेंस लेने के लिए 5 एग्ज़ाम पास करने और 200 घंटे की फ़्लाइंग करनी है। तो जो एग्ज़ाम पास कर लेता है उसको यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है कि आपकी जल्दी जल्दी फ़्लाइंग खत्म होगी। अभी जितनी जल्दी फ़्लाइंग खत्म होगी आपको उतनी जल्दी लाइसेंस मिलेगा, आप उतनी जल्दी आप जॉब कर सकते हो। तो मुझे समझाया गया है कि आप यहाँ पे मत करो, आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपकी क्लासेस कराएंगे और आप जल्दी अपनी क्लासेस पास कर सकते हो। तो 3-3 महीने का के ड्यूरेशन पे डीजीसी एक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। आई थिंक अब कम हो गया, शायद 2 महीने पे हो गया। तो आप हर 3 महीने में आप एग्ज़ाम दीजिए और जितनी जल्दी आप क्लियर करेंगे उतनी जल्दी आप फ्लाइंग कर सकते हो और उतनी जल्दी आपका लाइसेंस आएगा। तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली में हमने जाके वहाँ पे ग्राउंड क्लासेस करी और वही तो अगेन किस्मत की बात है कि वो एग्ज़ाम पास हो गए और मैं फ्लाइंग करने यूएस चला गया। तो यूएस जब वहाँ पे पहुँचे तो 14 अक्टूबर 2006। तो आपको कभी लगा नहीं, बोला यूएस जाना, तो कभी लगा नहीं यार यूएस मैं कहाँ यूएस जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ हिमाचल के गाँव से निकले यूएस कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, वो नहीं। ये 2006 अक्टूबर की बात है। 14 अक्टूबर 2006 जब मैं यूएस लैंड करा था पहली बार। अगर आप मुझे 1 जनवरी 2006 को पूछते कि आपको इस साल यूएस भेजा जाएगा, मैं मान ही नहीं सकता था। मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता था कि कोई मुझे ये बोल रहा है कि आप इस साल के एंड तक यूएस में होंगे। बट वही अगे आपकी किस्मत आपको मेरे दादा कहते हैं कि जहाँ जहाँ आपका दाना पानी लिखा है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। सही बात है। सही बात। तो फिर हम वहाँ पे गए 19 अक्टूबर 2006। मेरी पहली फ़्लाइट थी तो फ्लाइंग क्लब में। और यूएस में फ्लाइंग का कल्चर बहुत अलग है इंडिया से। क्या डिफरेंस है, मतलब अगर आप यूएस को कंपेयर करो, इंडिया के फ्लाइंग क्लब्स को कंपेयर करो, क्या डिफरेंस है मोटा मोटा अगर आप ये मान लीजिए कि मोटा मोटा ये है कि वो ज़्यादा इवॉल्व्ड है। जो एयरलाइन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। वो वही रूल फॉलो करते हैं। आपकी एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग हर जगह पूरे दुनिया में एयरलाइन की एक जैसी होती है, लेकिन आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है आप इसे ये समझ लीजिए कि जैसे स्कूलिंग है इंडिया की अलग है, बाहर की अलग है, तो वैसे ही जो बेसिक एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग है वो यूएस और इंडिया में बहुत डिफरेंस है। यूएस के पास क्या है कि शायद वो बहुत पहले उन्होंने शुरू कर दिया एविएशन का, जो उनका मार्केट था वो बहुत पहले बूम कर दिया। उन्होंने शायद मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि लोगों को ट्रेन करने में। तो उनके पास ना फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। उनके पास जो छोटे क्राफ्ट हैं वो बहुत सारे हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं वो भी यूएस के हैं, तो उनको स्पेयर पार्ट्स का कभी प्रॉब्लम नहीं आता। इंडिया में क्या है कि उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक क्राफ्ट आपके पास कम है, आपके पास फैसिलिटीज कम है। यूएस में आप ये मान लीजिए कि ये एक जैसे कार चलाने जैसा है, समझ गए। बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। आप यहाँ से उठा के आप कहीं पे भी आप बहुत आराम से कि आपके पास अपना एक क्राफ्ट है और बहुत सस्ते में आ जाता है। जितने में आपकी कार आ जाती है वहाँ पे आप एक क्राफ्ट खरीद सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। आप जैसे इंडिया के आई डोंट नो अभी कितना चल रहा है, बट इंडिया के 20-30 लाख में आप वहाँ पे आराम से एक जहाज खरीद सकते हो आप। अच्छा जी। बिल्कुल, आप वैसे खरीद सकते हो। उसके लिए कोई स्पेशल परमिशंस, लाइसेंसेस या फिर उसके अदर एसोसिएटेड कुछ कॉस्ट? उनका पेपर वर्क बहुत आसान है। अच्छा। उनका बहुत, इस मामले में उनका बहुत सारा। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है या फिर क्या है, मतलब शायद क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि जनरल एविएशन जो छोटे ट्रेनिंग वाला है या उस पर इतना नहीं वहाँ पे डिमांड आई है कि उसको इतना आसान बना दिया जाए कि हर इंसान उसे कर सके। यहाँ तो गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, जहाज कहाँ से अफोर्ड कर सकते। तो वहाँ पे ऐसा है, आप बिल्कुल आराम से अपना जहाज खरीद के आप जाइए, आप अपना एयरक्राफ्ट स्टार्ट कीजिए, रनवे पे जाइए, टेक ऑफ कीजिए, आप अपने घर के सामने लैंड करके आप उतरिए, पार्क कीजिए, अपने घर में जाके आप सो जाइए। तो वो वैसे तो वहाँ पे मैं गया तो फर्स्ट टाइम मेरा इंस्ट्रक्टर लेके गया, हम टेक ऑफ करे
तो कुछ आई थिंक 500 फीट के आसपास होंगे, तो एक ऐसे बम्प जैसा पेट में जो तितलियां उड़ती हैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता। तो पहली बार डर लगा कि अरे ये क्या हुआ। देन वो क्या है कि मैं मायामी में फ्लाइंग करी थी मैंने यूएस में, तो बिल्कुल जो हमारा फ्लाइंग क्लब था उसके 5 मिनट बाद ओशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्रैक्टिस एरिया होता है वो एलोकेट होते हैं आपके लिए कि आपका एयरक्राफ्ट जो है वो, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग बहुत होती है वहाँ पे, तो उन्होंने एरिया मार्क कर रखे कि ये एरिया है, इतने हाइट तक इतने किलोमीटर रेडियस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ पे जाओगे, आप बीच साइड जाओगे। मैंने कहा हाँ बीच साइड चल पड़ेंगे। तो हम जब जा रहे थे वहाँ पे उसके ऊपर गए समंदर के ऊपर, तो वो टर्न ले रहे थे, तो टर्न ले रहे तो आपको एकदम नीचे पानी दिख रहा है। हाँ। वैसे डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि अभी इसमें गिर वैसे स्विमिंग भी नहीं आती। तो वो आई थिंक एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डर भी था, बट वही आई थिंक एक टाइम था जहां पे शायद डर लगा। डर इसलिए लगा क्योंकि वो आपके लिए एक जॉय राइड थी, आपको बस दिखाया जा रहा था, आपको घुमाया जा रहा था। उसके बाद क्योंकि आपको वो सोचने का मौका नहीं दे रहा, आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो डर के लिए कहीं टाइम नहीं है दिमाग के पास। आप लगातार सोच रहे होते हो, आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा होता है ये करो, आप एटीसी से बात कर रहे होते हो, आप इंस्ट्रूमेंट पे देख रहे होते हो। तो फिर वो डर का आपको कहीं पे भी टाइम नहीं रहता होता है। सबसे कठिन हार्डेस्ट पार्ट क्या था आपकी ट्रेनिंग का? हार्डेस्ट पार्ट तो आई थिंक पेपर वर्क ही रहा होगा। एग्जाम? नहीं, एग्जाम नहीं। देखिए एग्जाम शायद ऐसा था कि वही मैंने आपको बताया कि शायद किस्मत आपसे ये करवाती, जो मैंने बताया कि जो फर्स्ट ईयर में जो हुआ, तो उस बात से ये समझ आ गया कि क्योंकि क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी हैं फर्स्ट ईयर में, आपने सिर्फ खुद पढ़ के आपने वो एग्जाम पास करे हैं, जो आई थिंक हर कॉलेज का बच्चा करता है। तो उस में आपको प्रोसेस में ये समझ आ गया कि आपके पास अगर कोई भी बुक दे दी जाए तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। तो वहीं पे वहाँ पे भी वही हुआ। तो एग्जाम में आई थिंक ऐसा सच कुछ नहीं हुआ। एक हाँ एग्जाम के भी एक थोड़ा वो हुआ था कि हम अगर आप बाहर से फ्लाइंग कर रहे हैं तो आपको 3 एग्जाम पास करने हैं। तो मैं 2 पास करके चला गया था, जो बहुत टफ एग्जाम होता है, नेविगेशन का होता है वो, जो माना जाता है कि बहुत टफ है। तो मैं वो पास करके चला गया था। एक रेगुलेशन का एग्जाम होता है जो कहते हैं कि सब बहुत ईजी है, आप ऐसे ही पास कर लोगे। तो मेरा वो बचा हुआ था, मेरे को लगा मैं इंडिया वापस आऊँगा, एक बार दूंगा और पास हो जाऊँगा। अब इसमें एक थोड़ा सा कैच ये होता है कि आप जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो 6 महीने के अंदर आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए कि आपने 6 महीने पहले इतनी फ्लाइंग आपने करी हुई। 200 घंटे वाला? हाँ, 200 घंटे में तो ऐसा होता है कि 15 घंटे या 10 घंटे मिनिमम लास्ट 6 महीने में आपके पास होने चाहिए। हाँ, तो आप जैसे अगर आप आज करके आए हैं तो आप 6 महीने के अंदर आपको वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है कि अगर आपने लास्ट 5-7 दिन में 10 घंटे कर लिए हैं तो आप उस डेट से पकड़ के आप अपने 6 महीने के अंदर अप्लाई कीजिए। तो मैं वापस आया और मेरा एक एग्ज़ाम बचा हुआ, तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, मैं पास कर जाऊंगा। और मैं गया और वो एग्ज़ाम इस बार इतना हार्ड था कि सारे फेल हो गए। मुझे पता ही नहीं कि मेरे को एक आदमी नहीं मिला। 2007 अप्रैल का रेगुलेशन का जो एग्ज़ाम था वो बहुत लोग फेल हुए, इसमें बहुत टफ आया था। तो उस दौरान अब क्या हुआ कि अब बिल्कुल एकदम एक रेस लगी हुई है। अब 3 महीने बाद एग्जाम है आपका। आप आई थिंक 1-1.5 महीना मेरा ऑलरेडी हो चुका था। अब एग्जाम आप दे चुके, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको मार्कशीट मिलेगी, फिर आप अप्लाई करोगे। तो जो मतलब, और ये था कि आपको ये पास ही करना है इस बार, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो एक आई थिंक एक टफ फेज था जहाँ पे आपको ये लगा कि यार पूरी जी जान सब लगा दो, अब भगवान से प्रे भी करो कि आपका एग्ज़ाम का डेट थोड़ा जल्दी आए।
रिजल्ट थोड़ा जल्दी आए, correct. सब कुछ हो तब आप जाके, बट इवेंचुअली हो गया वो, कि वो किस्मत थी बिल्कुल। आप आई थिंक ऑलमोस्ट मार्जिन में थे कि अगर और 10 दिन शायद डिले होता तो शायद कुछ फ्लाइंग व्लाइंग करनी पड़ती, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है आपका। करेक्ट। फिर आपको और दोबारा पैसे खर्चने पड़ते थे, और शायद परिवार की उस टाइम इतनी स्थिति थी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा दोबारा से कुछ कर सके हैं। एनीवेज, तो सर अच्छा एक बात और बताइए, आपने बात किया था कि आपने जब शुरू किया उस टाइम पे इंडिया में एविएशन सेक्टर का बूम थोड़ा आ रहा था, है ना। अभी अगर आज की कंडीशन की बात करें, है ना, आज के टाइम की बात करें, अगर कोई पायलट बनना चाहता है, एक तो कितना एक्सपेंसिव है इंडिया में, और अगर वो अप्लाई भी करता है और बन भी जाता है, क्या वो वर्थ इट है करने के लिए? व्हाट इज़ योर टेक, मतलब आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, आज की डेट में तो अगर आप मेरे से पूछें तो एक बहुत ही एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हैं कि जॉब का क्या सिनारियो चल रहा है। इससे पहले जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते थे तो क्या होता था कि एक या दो सेक्टर जो थे वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता था। इस बार का आई थिंक सब यही कह रहे हैं कि ये हर जगह हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए आप, बैंकिंग देख लीजिए, आईटी में, एविएशन भी इससे छूटा नहीं है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल आपसे, क्योंकि अगर आपने कहा पिछले कुछ सालों में बहुत सारी एविएशन कंपनीज भी बंद हुई हैं। ये एक साइकिल है, ये एक अगर आप देखो तो हर 2-4 साल में एक एयरलाइन बंद होनी है। वो आई थिंक एक अलग थोड़ा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आपके मार्जिन्स हैं वो एयरलाइन में बहुत कम है। अच्छा। आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है 1-2% पे वो 3% ऐसे आप मान लीजिए। टिकट तो बहुत महंगी होती है। अब क्योंकि महंगी हो रही है, उससे पहले नहीं थी। आप उससे पहले ये भी देखिए ना कि सब एयरपोर्ट सरकारी भी होते थे। अब प्राइवेट एयरपोर्ट आ गए, आपको फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो उस चक्कर में अब क्या हो गया कि, और ये 2-3% मार्जिन वो तब होता है जब सब बहुत अच्छे से हो, फुल फ्लैज चल रही हैं चीज़ें सब आपका। अब आप एक मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली से बैंगलोर आ रहे हैं, बैंगलोर आपने पैसे दिए हैं दिल्ली से बैंगलोर तक के, आप बाई चांस अब बैंगलोर पहुंचे, यहाँ पे वेदर खराब है, आपका एयरक्राफ्ट चला जाता है चेन्नई, तो चेन्नई में उनको अलग से लैंडिंग के पैसे देने पड़ेंगे। जो वो डाइवर्ट हो रहे हैं उसका फ्यूल का कॉस्ट अलग देना पड़ रहा है, वापस आ रहे हैं वो फ्यूल अलग से वो हो रहा है। अब वहाँ पे मान लीजिए कि जो क्रू है उनकी ड्यूटी जो उसकी लिमिट आ गई है कि उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उतर जाएंगे, एक नया सेट बुलाना पड़ेगा उनको, वो एडिशनल खर्चा है। आप मान लीजिए अगर पैसेंजर एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे उनको होटल की अकोमोडेशन देनी पड़ रही है, तो वो एक और खर्चा है। आप यहाँ से एयरक्राफ्ट चला गया चेन्नई, अगर वो बैंगलोर में लैंड करता तो आधे घंटे बाद यहाँ से मान लीजिए मुंबई जा रहा होता, जो पैसेंजर बैंगलोर में मुंबई जाने के लिए वेट कर रहे हैं वो भी डिले हो चुके हैं, अब उनको भी रिफ्रेशमेंट आपको देना पड़ रहा है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, मार्जिन बहुत कम है, तो इसलिए शायद जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना, इसलिए शायद बहुत सारी एयरलाइन बंद होती रही। और ये हर 4-5 साल में एक एयरलाइन, बड़ी एयरलाइन इंडिया में बंद होती है। अब तो 2 ही बड़ी एयरलाइन बची, तीसरी अकासा अच्छा कर रही है अभी, जो ग्रो कर रही है। अभी अगर आप मेरे से पूछें पायलट बनना, तो हाँ भी और ना भी। ना इसलिए कि अभी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप पायलट बनेंगे आज से 1.5 से 2 साल बाद। अच्छा। तो 1.5 से 2 साल बाद शायद बहुत अच्छा माहौल हो जाए दोबारा, ट्रम्प जी थोड़ा और कुछ अच्छा कर दें सबके लिए। कुछ ऐसा कमाल कर दें कि एकदम पायलट की ही डिमांड है हर जगह, हर कोई कह रहा है कि मुझे पायलट चाहिए, पायलट चाहिए। ना इसलिए कि अगर 2 साल में वो नहीं हो पाया, इस फील्ड का एक प्रॉब्लम है। अगर आपने फ्लाइंग कर ली, एक बार अगर आपने एयरक्राफ्ट टच कर लिया, आप और कुछ नहीं करेंगे फिर। अच्छा, ऐसा क्यों? आप अपने आप को एक तरह से निकम्मा मान लीजिए कि आप क्यों ऐसा क्यों है? ये मेरे को नहीं पता कि क्यों होता है, बट आप कभी भी देख लीजिएगा, आप किसी से भी मिलिएगा, जिस इंसान ने फ्लाइंग कर ली है एक बार, जो पायलट का लाइसेंस करके आ गया, वो बूढ़े होने तक वेट करेगा कि उसको पायलट ही बनना, कि मेरे को नौकरी मिल जाए दोबारा। अब शायद एक पता नहीं, शायद एक जो एक
नहीं, कंफर्ट तो नहीं, आई थिंक एक जो सोशल स्टेटस बन जाता है आपका। हमारे यहाँ पे एक वो है कि एक इंजीनियर है तो चाहे वो मजदूरी में ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन वो कभी नहीं कमाएगा, वो कभी नहीं करेगा, वो इंजीनियर ही बनेगा वो। तो शायद इसमें भी यही लागू होता है कि आप एक बार आपने फ्लाइंग कर लिए तो आप वही वेट करते रहते हो, आप और कुछ नहीं करोगे, आप वेट करोगे कब मेरी जॉब लगेगी। और जॉब शायद अभी फ़िलहाल तो बहुत लिमिटेड है। एक अच्छा जो ऑप्शन है फ़िलहाल वो ये है कि बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो कैडेट पायलट प्रोग्राम करा रही हैं। अच्छा। कैडेट पायलट प्रोग्राम है जिसमें एयरलाइन आपको आप एग्ज़ाम दीजिए उनका, वो आपको रिक्रूट करेंगी और जो शुरू से लेके एंड तक की जो ट्रेनिंग है वो एयरलाइन आपकी करवाएगी। आप पैसे आप ही को देने पड़ेंगे, थोड़ा महंगा है, बट आपके उसमें जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं उसमें। और ये इंडिया ही नहीं करवा रहा है, बहुत सारी जो बाहर की एयरलाइन है, गल्फ की एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स ने आई थिंक शुरू किया हुआ है, कतार का है, आई थिंक बहुत सारी एयरलाइन है, जो फ्लाई दुबई है उसका चल रहा है शायद से। तो जो करना चाहते हैं शायद मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, बट महंगा बहुत है। महंगा तो है डेफिनेटली, इसलिए सभी लोग नहीं बन पाते। तो सर एक बात बताओ, आपने जब अपनी फ्लाइंग शुरू की, आपको पायलट लाइसेंस मिल गया, जहाज उड़ाने लगे, क्या थी आपकी सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट 35,000 फुट पे जाके? देखिए ये इसमें ना मैं आपको बताता हूँ ब्यूटीफुल मोमेंट में क्या होता है कि आप जो इनिशियल डेज होते हैं आपके, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके पास ना वो जो मैंने कहा कि जैसे जॉय राइड जो सबसे पहली राइड होती है वही, उसमें आप डरे हुए भी होते हो और एंजॉय भी करते हो क्योंकि कोई और कर रहा है, आप सिर्फ बैठे हो वहाँ पे, आप देख रहे हो। तो जो जॉब में आई थिंक जो है, जॉब में आपकी बहुत ट्रेनिंग होती है। एयरलाइन में जब आप एंटर करते हो तो एयरलाइन आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाती है। आपकी कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आपकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चल रही होती है। उसमें क्या होता है कि आपके पास आप बहुत एक स्टेजेस से गुजरते हो। आजकल बहुत माहौल बदल गया, आई थिंक ये तो आई थिंक हर जनरेशन यही बोलते हैं कि हमारे साथ टाइम पे बहुत मुश्किल था, अभी बहुत आसान हो गया है, बट उस टाइम पे सवाल जवाब बहुत होते थे। और जो हमारा एक आप मान लीजिए कि सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कि बड़ा है वो डांट भी देगा छोटे को बुरा भी नहीं लगता। हम भी शायद जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन करी तो 20-21 साल के, तो अगर आपको डांट भी दिया है किसी आपके सीनियर ने तो आपको बुरा नहीं लगता था, आपको यही लगता था कि वो सिखा रहा है आपको, आप एक अच्छे उसमें ले जाते। तो उस दौरान ना आप बिल्कुल भी ये नहीं कुछ मज़ा नहीं कर रहे होते हो, आप एकदम फोकस रहते हो कि मुझे अच्छा करना है बस। अगर तारीफ हो गई आपकी कि जो आपके सीनियर हैं जिनके साथ आप इनिशियली को पायलट जाते हो, तो आप जब आपको वो बोलें कि कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो वही आपके एक अच्छे मोमेंट्स होते हैं। एक जो बहुत अच्छा मोमेंट आता है वो ये आता है कि जब आप पहली बार कमांड में फ्लाई करते हैं, तो वो एक बहुत ही बढ़िया, आई थिंक लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत लोगों से मैंने बात करी, वो कहते हैं कि यार हम एंग्जाइटी में ही रह गए, हमें बहुत नर्वस थे कि यार पहली बार हम मैं कमांड में फ्लाई कर रहा हूँ, मैं इस जहाज का कमांडर हूँ, कैप्टन हूँ। बट मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। आई थिंक एक बहुत फ्रीडम थी कि आप अब से पहले क्या होता था कि आपके सीनियर्स आपके सामने होते, ऐसा नहीं कि सीनियर्स ने तंग किया कुछ के, बहुत अच्छे सीनियर थे हमारे, बहुत सिखाया, बहुत प्यार से रखा, बहुत फ्रीडम दी हमें। बट शायद बहुत सारे ऐसा होता है कि आप आप जो रिलैक्स आप करना चाहते हो वो शायद वो आप कमांड में जाके ऑटो पायलट मोड किया चलने दो चल रहा है। हाँ, आप को पायलट कुछ और बताओ भाई क्या चल रहा है। नहीं, सही बात है। अच्छा सर एक बात बताओ, पायलट मतलब खास अक्सर बोलते हैं कि एवरी फ्लाइट इज एन ऑप्शनल बट एवरी लैंडिंग इज अ मैंडेटरी। एवरी टेक ऑफ इज ऑप्शनल। सॉरी, एवरी टेक ऑफ जी। तो उसमें ये है कि ये बोला जाता है कि इंसान हवा में नहीं मरता जब तक से वो जमीन से नहीं टकराएगा तो वो मरेगा नहीं। हवा में आप जिंदा ही होते हो। तो देखिए टेक ऑफ का ऐसा है कि अब हवा में एक बार हवा में चले गए आप,
उसके बाद आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप रुकोगे, कि आप बोलोगे यार थोड़ा रोक इसे जरा देखते हैं कि क्या है। चीज़ें मूव कर रही है वहाँ पे और बहुत फास्ट मूव कर रही है। मेरे को कुछ और याद आ गया। तो उसमें चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती है। आपको आपके स्टेप्स हैं, हर स्टेजेस हैं, आपको वहाँ पे फटाफट वो काम करना है। आप जहाज से आगे होते हो हमेशा। आप अगली स्टेज की तैयारी कर रहे होते हो कि अब जैसे हम टेक ऑफ के बाद क्रूज में जाने वाले हैं, तो हम क्रूज में ये कितनी स्टेज होती है फ्लाइट की? देखिए बेसिक तो आप मोटा ये समझ लीजिए कि टेक ऑफ है, उसके बाद क्रूज है, उसके बाद लैंडिंग के लिए आप आ रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज में तो बहुत सारी हैं, बट अगर हम एक आसान भाषा में से अगर समझना चाहें तो बस 3 ही है। तो आप हर कदम आप अगले की तैयारी कर रहे हो कि अब हम लैंडिंग के लिए जाने वाले हैं, तो लैंडिंग के लिए मुझे क्या क्या करना है, वेदर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो वैसा रहता है। तो आप हर टाइम आगे का ही सोच रहे होते हो। सो उसमें क्या है कि आप टेक ऑफ आप जब चल रहे हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं हर चीज़ आपकी जो आप चाहते हो, जो आपने प्लान किया है। आपके पास एक फ्लाइट प्लान होता है कि आप यहाँ A to B जा रहे हैं, तो आपके पास फ्यूल इतना रहेगा, आपके पास इतने पैसेंजर्स रहेंगे, इतना कार्गो रहेगा, आपके एयरक्राफ्ट की कंडीशन ये रहेगी, आपको वेदर बताया जाता है। तो जो सब कुछ है, अगर आपको लगता है कि ये सेफ है, मैं इसमें फ्लाई कर सकता हूँ, उसके बाद आप टेक ऑफ करते हैं। तो टेक ऑफ इससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वेदर खराब है, तो आप मना कर दीजिए। आपको लगता है कि एयरक्राफ्ट में ऐसा डिफेक्ट है जो आपको लगता है कि इसके साथ हम टेक ऑफ नहीं कर सकते, या ये हमें फ्लाइट में कहीं पे प्रॉब्लम देगा, तो आप इसे मना करते हो। तो आपका ऑप्शन है, हवा में जाके अगर कुछ गलत हो जाता है तो लैंडिंग ऑप्शनल नहीं है कि आज नहीं लैंडिंग कल करेंगे करनी पड़ेगी, वो लैंडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। आप टेक ऑफ मना कर सकते हो, आज मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा, कल उड़ान भरूंगा, बट लैंडिंग आपके पीछे नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी फिर तो फोटो पे हार मिलेगा आपके। तो आपने कभी अब फ्लाइट करते हो, डिफिकल्टीज आती है ना, ट्रबुलेंस आती है, वेदर खराब हो जाता है, या कुछ भी, मतलब कोई आपको ऐसे पैसेंजर मिल जाते हैं कई बार जिनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, या कुछ वायलेंट पैसेंजर्स मिल जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आपको याद है जहाँ पे आपके लिटरली आपके जो पेशेंट्स को ना, और आपकी क्या बोलते हैं, कामनेस को जो टेस्ट किया हो वहाँ पे, और कैसे रिजॉल्व किया आपने उसको? देखिए इसमें क्या है कि आपकी ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत ट्रेनिंग होती है, तो जो भी नोन कंडीशंस हैं अभी तक की, उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। आपको हर 6 महीने में एयरक्राफ्ट सिमुलेटर्स होते हैं, आपको उनमें भेजा जाता है। आपके 4-4 घंटे के सेशन होते हैं, आपका 4 घंटे का ट्रेनिंग होती है, 4 घंटे का चेक होता है हर 6 महीने में। हर साल आपका रिफ्रेशर कोर्स होता है जो ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 दिन का होता है। आपको जो भी नया कुछ हो रहा है एयरक्राफ्ट के बारे में या रेगुलेशन के बारे में चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको मेल किए जाते हैं, और ट्रेनिंग कंटिन्यूसली एक चली रहती है आपकी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार मैंने सीख लिया अब हो गया, अब मैं गाड़ी की तरह नहीं है, गाड़ी की तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो आपको चले, तो आपको ट्रेन किया जाता है। तो सिचुएशन आपकी जो भी नोन है, वो ऐसा कभी नहीं ऐसा आपका होगा कि कि आपको कुछ ऐसा दिया गया जहाँ पे आप बहुत ही हड़बड़ा गए कि ये क्या हुआ। थैंकफुली अभी तक मेरे साथ शायद हमारा ये भी था कि हमारी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी। हमें सीनियर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ बताया कि मेरे साथ ये हुआ था तो हमने ऐसे किया, तो आप उनसे भी सीखते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि ये हुआ है तो आपको ये एक्शन लेना है। तो और
अब क्रू का आपको बहुत सपोर्ट होता है। एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है आजकल एविएशन में, CRM, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें आपको बोला जाता है कि आप अपनी ईगो को थोड़ा नीचे रखिए और सबको इंक्लूड कीजिए, आप सबकी हेल्प लीजिए, आप जो नॉलेज जिसके पास है, जो सपोर्ट आपको जो इंसान प्रोवाइड कर सकता है, सबसे लीजिए। क्योंकि जब आप पायलट इन कमांड है उस एयरक्राफ्ट के, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी लोग बैठे हैं उनको सेफली एक जगह से उड़ान भर के दूसरी जगह पे आप उनको लैंड करवाना। मेरा एक सवाल था आपसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्रिपेयर करते हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? आपको मतलब कई बार डर नहीं लगता कि भाई मतलब ठीक है आप एक बहुत सारी आपने फ्लाइट कर ली, उसके बाद कभी तो ऐसा लगता होगा ना यार इतने 200 लोग मेरे भरोसे चल रहे हैं करके? देखिए डर तो एक एलिमेंट जो आई थिंक, क्योंकि हम सब इंसान हैं, डर तो आपको ऐसा हमेशा एक छोटा सा एक एलिमेंट हमेशा रह सकता है कि कुछ गलत ना हो। कुछ गलत अभी तक जितने भी मैक्सिमम आपके एक्सीडेंट्स उसमें ये होता है कि इंसान गलती करता है, या तो वो जो उसे करना था उसने नहीं किया, या वो कर देता है जो उसको नहीं करना था। तो आप हमेशा इन दो चीज़ों के लिए वो डरते हो कि यार ऐसा मैं कुछ ना कर दूं कि जो मुझे नहीं करना था, या मैं कुछ ऐसा ना करूं जो मुझे करना था इस समय। नहीं बट आप जैसे, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेरे विचार दूसरे हैं। जो आप बोलते हैं कि हर बार इंसान ही गलती करता है, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि बहुत बार जो मैक्सिमम अभी तक एक्सीडेंट हुए वो जो है वो इंसान का कुछ ऐसा करने से हुए हैं जो उसको नहीं करना था उस समय, या कुछ ऐसा था जो उसे करना था उसने नहीं किया। ये सिर्फ 2 कारण होते हैं मैक्सिमम। टेक्निकल फेलियर, इंजीनियरिंग, वो अपनी। जी बिल्कुल ये मैंने कहा कि जब इंसान की गलती होती है तो ये 2 कारणों की वजह से होती है। जो एक्सीडेंट होते हैं बहुत बार क्या होता है, वेदर का रोल होता है, बहुत बार क्या होता है जो आपका इक्विपमेंट है उसका ही फेलियर हो गया, कई बार इंजीनियरिंग से कुछ गलती हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक जैसे एक छोटा सा एक इंसिडेंट है, एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसमें क्या हुआ कि एक जो पायलट थे उन्होंने अपने बच्चे को अपनी सीट पे बिठा दिया, तो उस वजह से होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, आपको पता है कि ये गलत है बट आपने वो कर दिया हो। तो वो है इसमें। देखिए डर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आपका ये काम है। आई थिंक अब जैसे जवान बॉर्डर पे खड़ा है तो आप पूछिए उसे डर है, क्योंकि उसका काम है वो कि वो ट्रेन किया गया है आपको। तो आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको उस हिसाब से आप ढल जाते हो, ऐसा डर नहीं होता। लेकिन फिर डर आई थिंक जब मैंने ये कहा कि शायद आप कुछ मिस ना कर जाओ, ये एक शायद डर होता है। बाकी अभी तक आपको पता होता है, आपको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा होता है, आपको पता है कि आपको इस चीज़ के लिए। आसान भाषा में कहे तो भी जैसे बस वाला ड्राइवर है, जहाज़ों का ड्राइवर है। हाँ बिल्कुल आप एक बिल्कुल अगर सरल भाषा में अगर इसे डालेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। आप देखिए कि किसी भी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि किसी भी इंसान को सिखाया जा सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, ये सिखाया जा सकता है किसी भी इंसान को। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है फ्लाइंग जो कि जो भगवान के भेजे हुए हैं वही सीख सकते हैं, ये किसी को भी सिखाई जा सकती है। कोई सर नियर मिस स्टोरी आप बता सकेंगे? आपने जो अभी तक जो फ्लाइंग की हैं उसमें कोई नियर मिस आपके साथ ऐसा लगा कि भाई आज तो गए लेकिन फिर भी आपने उसको कंट्रोल कर लिया वेदर की वजह से, कुछ भी रीजन से? हाँ देखिए, वेदर या टेक ऑफ में या लैंडिंग में, देखिए वेदर एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि जो आपको चैलेंज करता है। पहले क्या होता था कि बहुत पहले तक कि इंसान अपनी ईगो पे खेलता था कि जो पायलट जब आप बन जाते हो, एक जैसे आपने कहा कि आप देखिएगा जो आप गाड़ी चलाते हो तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप बहुत गर्म हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उधर जा, तू आगे निकला, ब्रेक मार ले। वही अगर एक पैसेंजर वाली सीट पे बैठे हो तो बोले कि छोड़ दे यार, जाने दे यार, क्या हो गया।
सेम चीज़ होती है जब आप फ्लाइंग कर रहे हो, जब आप उस सीट पे बैठते हो, अगर आप बाहर से उसको एनालाइज करें तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब आप उसी सीट में बैठते हो, जैसे एक आपने कहा कि एक इंसिडेंट है, मैं एक बार पोर्ट ब्लेयर मैं लैंडिंग कर रहा था, तो पोर्ट ब्लेयर का थोड़ा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में रनवे है। अब डायरेक्शन में आप ये समझिए कि जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं आपको उसी दिशा में जाके लैंड करना है, लैंड भी टेक ऑफ भी, दोनों भी। तो आप ये समझें कि आप हवा जो है वो आपके मुंह पे आनी चाहिए, आपको पीछे से नहीं। उसी वजह से आपको फिर लिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल, वैसे ही थ्रस्ट मिलेगा। आपकी पीठ के पीछे से आपकी हवा नहीं आनी चाहिए जब भी आप टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। ठीक है। अब पोर्ट ब्लेयर में कुछ ऐसा है कि उसका डिज़ाइन ऐसा है एयरपोर्ट का कि आप एक ही डायरेक्शन में उसे लैंड कर सकते हो। आप दोनों साइड से, अगर एक आपका रनवे ये ऐसा है, आप दोनों साइड से उसे यूज़ नहीं कर सकते, आप एक ही साइड से कर सकते हो। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे विंड्स चेंज हो जाती हैं, तो आपको पीछे से आपकी एयरक्राफ्ट की टेल की साइड से हवा आने लगती है। तो एक बार हम लोग लैंड कर रहे थे पोर्ट ब्लेयर में, और मॉनसून के टाइम पे आप जो भी फ्लाई करते हैं आप उनसे पूछेगा कि वो पोर्ट ब्लेयर बहुत ट्रिकी हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर काफ़ी वहाँ पे लैंडिंग में चैलेंजेस आते हैं। तो हम लोग पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे, वहाँ पे सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोग लैंड कर रहे थे और बारिश आ गई, बहुत बारिश, तेज क्लाउड्स, हवाएं बहुत गस्टी, एकदम आपको रिक्वायरमेंट होती है कि विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको इस हाइट पे रनवे दिख जाना चाहिए, उसके बाद आप लैंड करो। आपकी हवाएं, उनकी जो दिशा है और जो गति है वो इतनी होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए, लिमिट के अंदर होनी चाहिए। हाँ, लिमिटेशंस के, आप बिल्कुल सही है, वो आपके एयरक्राफ्ट की लिमिटेशंस के अंदर होनी चाहिए, तभी आप लैंड करोगे। अब आपको पहले क्या होता है कि ATC रिपोर्ट करता है जब आप आ रहे हो लैंडिंग के लिए, तो वो ATC आपको बताया है कि ज़मीन पे हवा इतनी है, कि ऊपर जो होती है वो अलग होगा, ऑन ग्राउंड वो अलग होगी। हाँ। तो आपको जो ऑन ग्राउंड उस जगह पे है वो ही आपको चाहिए, ऊपर आप कंट्रोल कर लेते हो और वो बहुत मैनेज हो भी जाता है बहुत हद तक। आपको जो लैंडिंग का लास्ट पार्ट है उसकी चाहिए होती है वो। तो हम आ रहे थे और बिल्कुल मार्जिनल था और बहुत चैलेंजिंग था वो। लैंडिंग करने के बाद शायद वो एक ऐसा था कि मैं भी थोड़ा ऐसा लगा कि इतना पुश नहीं करना चाहिए था। वो एक शायद मोमेंट था जहाँ पे लाइफ में ऐसा लगा कि शायद अगर यहाँ पे हम लोग गो अराउंड कर जाते और वापस आके वेट कर लेते या दूसरे डाइवर्ट ही कर जाते, वो भी अच्छा ही रहता, वो भी एक खराब ऑप्शन नहीं था। वो एक शायद थोड़ा एक मोमेंट था जहाँ पे लाइफ में लगा कि थोड़ा तो दिल की धड़कने बढ़ जाती है। मान लीजिए कि वहाँ पे तेज है। अदरवाइज एक इंसिडेंट ये जब मैं खुद कमांड में था तब का है। एक जब मैं को पायलट था तो हुआ था, हम लोग बैंगलोर हैदराबाद मस्कट फ्लाई कर रहे थे। तो हमारे उस समय मैं को पायलट था, तो सीनियर आए, हम लोग बैंगलोर से हम लोग हैदराबाद गए और वो पायलट चेंज हुए, जो कैप्टन थे वो नए आए, उनका भी थोड़ा शायद वो दिन खराब था, उनके उस दिन बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी थोड़े ऐसे ही टेंशन में चल रहे थे। वो आए और बैठे, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ तो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो प्रोसीजर्स जैसे आप क्रूज़ करना शुरू करते हैं तो आप सारे सिस्टम चेक करते हैं कि आपका सब सिस्टम की इंडिकेशन सही आ रही है कि नहीं आ रही है। और साथ में क्या होता है कि आपका पेपर वर्क होता है, छोटा मोटा आपको डेटा फिल करना होता है। तो मैं डेटा फिल करना शुरू किया, फिर साथ में वो उसके थोड़ी देर बाद वो चेक करना शुरू किया। तो मैंने जब वो देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो हमारा एयरक्राफ्ट का प्रेशराइजेशन सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मैंने अपने जो सीनियर थे उनको बताया कि सर ये लग रहा है। वो भी थोड़े कि शायद उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी एक थोड़े से डिस्टर्ब थे कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और वो भी लास्ट मोमेंट पे जब वो फ्लाइट के आ रहे थे तब उनको पता चला कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तो वैसे तो शायद उनको ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है आज, क्योंकि आज ही ये सब कुछ दूसरी घटना हो रही है। हाँ, कि उनको लगा कि उनको थोड़ा यकीन नहीं हुआ।
तो फिर फिर मैंने कहा कि सर ये है, तो फिर हमने फटाफट अपने प्रोसीजर करे और हम लोग पुणे के आसपास थे, वहाँ से हैदराबाद से हम लोग मस्कट जा रहे थे, तो पुणे के आसपास थे और एक इमरजेंसी डिसेंड होता है वो, तो हमने फुल इमरजेंसी डिक्लेयर करके हमने डिसेंड किया। वो भी एक थोड़ा सा ऐसा था कि यार ऐसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार कि कि पता नहीं क्या होगा, बट उसमें फिर भी आप चल जाते हैं क्योंकि आप को पायलट होते हो, आपको उम्मीद होती है कि जो आपके सीनियर है वो बताएंगे, आप कर दोगे। आपको ज़्यादा उसमें डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा दिमाग आपको बस चेकलिस्ट अपनी संभालनी है बस। आपके पास जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, आपका सजेशन है, वो आप दे दो तो कि सर ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बाकी जो वो बोलेंगे आपको वो करना पड़ता है। तो एक वो भी इंसिडेंट था, थोड़ा मुझे लगा कि हाँ। अच्छा सर, ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस अंडरस्टैंड करते हैं बीइंग अ पायलट या पायलट के लिए? एक ऐसा लगता है कि जब टेक ऑफ हो जाता है तो दरवाजे बंद हो, ऐसा लगता है कि पायलट पता नहीं क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग अलग होगा। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसमें कुछ नहीं होता, आप टेक ऑफ कर जाते हो, आपका जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है वो टेक ऑफ के टाइम होता है और लैंडिंग के टाइम होता है। जब उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग होती है, तो आप मॉनिटर करते रहते हो कि सब ठीक है, आपके वो है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप देखते रहते हो कि अच्छा ऐसे चल रहा है, आप अपना डेटा नोट करते रहते हैं कि जो मेन वर्कलोड होता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग होता है। एक और आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग शायद ये है कि ये लोग बहुत अय्याशी करते हैं। क्या बात सच नहीं है? बिल्कुल हमें भी लगता है करते। ये बात तो सच है सर। नहीं देखिए, बिल्कुल सिंपल लोग हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। नहीं, जनरली बहुत अच्छे लोग हैं, आपको बहुत बढ़िया लोग मिलेंगे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब घर से सीधा जहाज पे बैठे, जहाज उड़ाया, उतारा, घर पे चले गए। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए। हमें तो बहुत सारे वैसे मिले, अगर आपको आपकी हेल्प करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, आपको गाइड करेंगे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। अब सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी पार्टी करते हैं, ऐसा वो देखिए, ये इंडिविजुअल चॉइस, करेक्ट। जो इंसान को पार्टी करनी है वो चाहे वो पायलट ना हो तो भी करेगा। तो वो कर लेता है, वो शिकारी जो है वो शिकार कर लेता है, उसको फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे, वो जंगल में है कहीं और है। सही बात है। तो सही सर, मतलब बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। एक कोई एडवाइस आप अगर कुछ जनरेशन को देना चाहते हैं जो अपना फ्यूचर इसमें देखना चाह रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस होगी? एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ पे आने के बाद अगर आप ये सोचें कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। पढ़ाई आपको बहुत करनी पड़ेगी। जब तक आप जहाज उड़ाओगे जब तक आप जहाज उड़ा रहे हैं आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको क्या होगा, 2 साल पहले एक इन्फॉर्मेशन आई होगी कि ये प्रोसीजर है हमारे, वो 2 साल बाद बदल जाएगी कि अब ये गलत है, अब ये नहीं करेंगे हम, ये चेंज हो गया है। जैसे भी होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारी मसल मेमोरी है आपकी, कि आप मसल मेमोरी से वो सब कर रहे होते हैं। तो फिर वो चेंज होके नहीं अभी प्रोसीजर बदल गया, अभी हमें ऐसे करना है। एक एडवाइस आई थिंक यही है कि आप मेहनत कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप लगे रहें। जिसे हमारा इंडिया में कल्चर है कि आपके जो पैसे वो घर वालों ने लगाने हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। करेक्ट, सही बात है। मेरे को भी मेरे फादर ने यही कहा था कि देख, एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकता और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तू जाके कमाए और अपनी फ्लाइंग का पैसा दे। तेरी फ्लाइंग का पैसा मैं दूँगा और पढ़ाई तुझे करनी पड़ेगी। तो आप भी यही कीजिए, जो भी करना चाहते हैं आप मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, आप ट्राई कीजिए। यही नहीं है, पायलट ही नहीं है कि यही करना है तो ही बहुत अच्छा होगा। लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो भी यंगस्टर हैं, अभी पढ़ रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि
एक अच्छा रिस्क लीजिए। एक अच्छा रिस्क का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जो आपको लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है या एक इम्पॉसिबल जैसा है। एक शॉट तो देना है उसमें। एक ट्राई कीजिए। आपके पास क्या है कि अब हम लोग ये कह सकते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। उम्र आपके साइड है। अगर कुछ गलत हो भी जाता है, अगर आप गिर भी जाते हैं, तो आपके पास बहुत समय है कि आप फिर उठ खड़े हो और आप चल सकते हो। आप ये मत परवाह कीजिए कि जैसे जो कॉलेज से निकल रहे हैं या स्कूल से निकल रहे हैं कि मेरा दोस्त है, उसकी तो जॉब लग गई है, मैं क्या करूँगा, मेरी तो जॉब नहीं लग रही। आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपको लगता है कि यार ये कुछ बड़ा है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। इसी बात पे सर वो हो जाए फिर शेयर। कौन से वाला? नहीं, ये मेरा नहीं है। ये तो कहीं पे मैंने पढ़ा था। तो मतलब ये कि आप कोशिश कीजिए। अगर आपकी किस्मत में है तो आपको 100% वो मिलेगा। अगर आपकी नहीं है तो वो तो आप कुछ भी कर लीजिए। तो उसमें तो वो तो कुछ लाइनें ऐसी हैं कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है। सही बात है। तो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और इतनी जो अपने नॉलेज शेयर की है। आई होप कि जो हमारा पॉडकास्ट है, डिस्कशन है, इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।